नमस्कार दोस्तों, वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका कन्हैयालाल आज आपके सामने आ गया हूँ फिर एक नया समीकरण लेकर, जो एग्जिट पोल के माध्यम से ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुए थे, जो चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग जैसे चुनाव हुए, अलग अलग उम्मीदवार है वो अपने चुनाव मैदान में आए, और उस चुनाव मैदान में जो 25 नवंबर को वो चुनाव होकर अपने अपने जो भाग्य किस्मत है वो पेटियों में है, और एक 3 दिसंबर को एक इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को एक रिजल्ट आने वाला है। 3 दिसंबर से पहले अलग अलग जो भी चैनल है, अलग अलग जो भी पत्रकार है, जो भी मीडिया लोग है, वो अपने अपने चैनल के आधार पर जो एक एग्जिट पोल तैयार करते हैं। तो आज वीटी व्लॉग्स है वो भी एक एग्जिट पोल है वो भी तैयार कर रहे हैं। उस एग्जिट पोल में हमारे सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव की जो एग्जिट पोल है वो हमने तैयार की है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले हम सर्वे की थी चुनाव से पहले, और हमारे जैसे नामांकन रैलियां हुई थी, जैसे हमारे आला कमान अधिकारियों की रैलियां हुई थी, इस रैलियों के आधार पर हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर थोड़ा हमें वो एग्जिट पोल है वो तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फर्म तो तभी होगा जब 3 दिसंबर आएगा, लेकिन थोड़ा हम समीकरण आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपको कुछ इसमें भरोसा हो सकता है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से जैसे हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल जी शर्मा और बीजेपी के उम्मीदवार जैसे राजकुमार जी रिणवा और निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण जी चौधरी है वो चुनाव मैदान में थे, और जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी उम्मीदवार थे, जो एक छगनलाल जी चौधरी के नाम से वो जाने जाते हैं। छगनलाल जी चौधरी है वो जब चुनाव नहीं होता है तब भी वो संघर्ष करते हैं और किसानों के बीच आते हैं, और कई बार वो जैसे बैंक के क्लेमों के लिए, वो बिजली कटौती के लिए धरना प्रदर्शन करके चूरू तक आगे जाकर किसानों का साथ देते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो सरदार शहर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे उनसे लेकर आज तक का जो समीकरण है वो आपके सामने है। जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे उसी टाइम में सरदार शहर में जैसे एक पंडित भंवरलाल जी शर्मा की जो मूर्ति अनावरण के विषय में एक बड़ी महारैली थी। उस रैली में हमारे राजस्थान के सीएम साहब अशोक जी गहलोत और हमारे चूरू जिले की सातों तहसीलों के जो भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर राजगढ़ के जैसे कृष्णा पूनिया जी है, और मकबूल रफीक जी मंडेलिया है चूरू से, और जो अनिल जी शर्मा है हमारे सरदार शहर से, डूंगरगढ़ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, और जो सुजानगढ़ क्षेत्र से जैसे मनोज जी मेघवाल है वो भी उस रैली में नज़रों में आए, और उस रैली में काफ़ी संख्या में वो हमारे सरदार शहर के जो मतदाता है वो इकट्ठे हुए, और सरदार शहर की मतदाता की संख्या करीब 30 और 35 हज़ार के आसपास अनुमान लगाया था। उस जो नामांकन रैली में यह अनुमान लगाया था कि करीब 30-35 हज़ार जैसे सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो अब की बार जैसे इस चुनाव में अनिल जी शर्मा ही कांग्रेस से जीत पाते हैं, ऐसा अनुमान पब्लिक ने लगाया था। उस रैली के बाद अलग अलग पार्टियां के जैसे कार्यकर्ता है वो अपने टिकटों के विषय में वो जैसे आगे तवा तोड़ मचाने लगे। वो एक एक पार्टी में दो दो चार चार पाँच पाँच जो कार्यकर्ता है वो टिकट मांगने के लिए गए, और उसमें कई दिनों तक टिकटों के विषय में सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस पार्टी में जैसे अनिल जी शर्मा के पास जैसे राजकरण जी चौधरी भी एक कार्यकर्ता मेन कांग्रेस के थे, वो भी एक कांग्रेस की टिकट लाने के लिए एक अपना दाव लगा दिया, और कांग्रेस की टिकट के विषय में कई दिन तक सिलसिला चलता रहा। कई बार राजकरण जी चौधरी का नाम आया, कई बार अनिल जी शर्मा का नाम आया। आखिरी में क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस की टिकट है वो अनिल जी शर्मा की तय हो गई, फाइनल हो गई। ऐसा ही बीजेपी में हुआ कि टिकटों के विषय में संघर्ष चलते रहे। सरदार शहर में जैसे सुरेंद्र जी सराफ है वो एक चुनावी के विषय में जैसे गांव में वो अपनी प्रचार विमर्श भी करने लगे कि टिकट तो मिल जाएगी और अब की बार हमारी टिकट फाइनल है और हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी का जैसे सुरेंद्र जी सराफ को
वो टिकट नहीं मिल पाई। बीजेपी का पहले का जो उम्मीदवार थे, जो एक टिकट के दावेदार थे, अशोक जी पिंचा। अशोक जी पिंचा भी संघर्ष करते रहे टिकटों के विषय में, लेकिन कई दिनों तक वातावरण चलती रही। लेकिन बीजेपी की टिकट है वो बहुत काफ़ी लेट कर दी और टिकट देने में असमर्थन रहे। और अंत में आखिरी में जैसे बीजेपी के जो आला कमान अधिकारी है वो सरदारसर क्षेत्र के जो उम्मीदवार है वो नहीं निकाल पाए। रतनगढ़ के जैसे एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो रतनगढ़ के विधायक रह चुके हैं और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, जो राजकुमार जी रिणवा, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के आलाकमान अधिकारी है, वो उसको टिकट दे दी। और जैसे वो अशोक जी पिंचा और जैसे वो सुरेंद्र जी सराफ है, वो उसका जो भी संघर्ष किया था वो एक विफल हो गया। राजकुमार जी चौधरी को टिकट कांग्रेस में नहीं मिली और बीजेपी में अशोक जी पिंचा को टिकट नहीं मिली और सुरेंद्र जी सराफ को भी नहीं मिली। और दूसरी तहसील से कैंडिडेट आने पर दोनों पार्टियों में एक तनाव होता गया। इधर राजकुमार जी जैसे राजकरण जी चौधरी है वो अलग अपना प्रयास करने लगे, इधर अशोक जी पिंचा अपना अलग प्रयास करने लगे। आखिरी में हुआ क्या, जैसे राज राजकिरण जी चौधरी और अशोक जी पिंचा अपना एक निर्दलीय गुट बना लिए। निर्दलीय गुट बनाने के बाद अपना विचार विमर्श करने लगे। इतने में ही क्या हुआ कि जैसे एक नामांकन का जो तारीख थी, नामांकन तारीख आ गई नज़दीक और नामांकन रैलियां होने लगी। ठीक नामांकन रैली में सबसे पहले कांग्रेस की नामांकन रैली हुई अनिल जी शर्मा की। उसने ताल मैदान में बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी करके दिखाई। और जब ताल मैदान से वो भीड़ चली और नामांकन भराने के लिए तहसील में गई तो वो पूरा बाजार है वो एक पब्लिक से खचाखच होने लगा और अनिल जी की जीत सामने दिखाई देने लगी। उसके बाद बीजेपी पार्टी के जैसे राजकुमार जी रिणवा है वो भी अपना नामांकन भराया और नामांकन की रैली हुई और ताल मैदान से काफ़ी संख्या में बीजेपी की रैली। और जैसे तहसील के जैसे दफ्तर में जाकर नामांकन भरवाने के लिए जब रैली गई तो पूरा बाजार है वो यूँ कहते हैं वो सही ऐसे ही देखता रहा, जैसे पूरा पूरा बीजेपी कार्यकर्ता है वो उस रैली में इकट्ठे हुए। और पूरे देहात के लोग हैं वो सरदार शहर 210 गांव लगता है उसका पूरा का पूरा बीजेपी कार्यकर्ता उस रैली में एकत्रित हो गए। नामांकन रैली में अब नंबर आता है राजकिरण जी चौधरी और अशोक जी पिंचा गुट। तो वो गुट अलग एक जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक अपना नामांकन तय करने के लिए ताल मैदान में एक बड़ी रैली की। वो रैली इसी तरह इकट्ठे हुए, बाहर से किसान लोग जैसे जाट समुदाय के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इकट्ठे हुए और भारी संख्या में वो एक भीड़ दिखाकर राजकिरण जी चौधरी के एक निर्दलीय नामांकन दाखिल पर्चा भरवा दिया। इस राजकिरण जी चौधरी की रैली देखकर ऐसा अनुभव होने लगा कि अब की बार जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत सकता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो जाट समुदाय के लोग उनके साथ में हैं। लेकिन इस पर विचार विमर्श ये भी करना है कि अगर एक जाति समुदाय से लेकर हम बात करें जाट समुदाय की, तो जाट समुदाय की बात करें तो जैसे छगन जी चौधरी है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जाट समुदाय है उसको वोट नहीं दे पाएंगे? एक जाति समुदाय है वो एक अपनी जाति पे वो दावेदार पर वोट मांगता है, तो एक समाज के जैसे इकट्ठे वोट मिल जाते हैं और इनसे अलग दूसरा समाज है वो जुड़ाव नहीं होता है तो उसको वो वोट मिल जाता है या नहीं मिलता है। इसमें आगे की जो वो हमारे समीकरण है उसमें ये रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो एक तो जाति समुदाय वोट बैंक बनता है, एक पार्टी का वोट बैंक बनता है। एक तो पार्टी का वोट जो है से बना हुआ, जैसे बीजेपी का वोट है वो बीजेपी को ही देंगे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के वोट रहे हो तो बीजेपी पार्टी को देंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के वोट रहे वो कांग्रेस के देंगे। इसके साथ में जैसे व्यक्तिगत जुड़ाव होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव किस कैंडिडेट का था सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में, इसके विषय में हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी जैसे वीटी ब्लॉगिस्ट द्वारा एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो संघर्ष और सर्वे की है उसके आधार पर जो रिजल्ट और आंकड़े आए हैं ये हम आपको पेश करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव के विषय में हमने बाहर गांव से जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जाकर एक बहुत ही एक समीकरण निकला, तो उसमें जैसे सरदार शहर के उत्तरी भाग में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका एक ये कहना है कि हमारा वोट है वो एक पंडित भंवरलाल जी शर्मा के व्यक्तिगत तत्व से वोट है।
पार्टी चाहे कौन सी पार्टी में आ जाओ, भंवरलाल जी शर्मा के परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव मैदान में आए तो हमारा वोट तो उसको लगेगा। ऐसी चर्चा हम ज़्यादा सबसे सरदार शहर के उत्तरी भाग में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे सुनी है। क्योंकि जो उत्तरी भाग का एरिया है, जो एक पानी की कमी का एरिया है, एक बिजली की कमी का एरिया था, उसमें सरदार शहर के जैसे एक 30-35 सालों से जो विधायक के प्रत्याशी रूप में जैसे पंडित भंवरलाल जी शर्मा का जो कार्य है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आगे बता रहे हैं कि हमारे इसी गांव में जैसे पानी की समस्या है वो भंवरलाल जी ने वो दिक्कत है वो मेटी थी, और हमारे जैसे बिजली की समस्या है वो भंवरलाल जी ने मेटी थी। सड़कों से उस गांव को जोड़ा गया तो भंवरलाल जी ने जोड़ा गया। ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी सदस्य है उसने बताया। अनिल जी शर्मा के साथ एक तो कांग्रेस पार्टी के वोट हो गए, ये मिलना है, और एक जैसे व्यक्तिगत वोट है सबसे ज़्यादा, ये मिलना है, और एक जाति समुदाय के लोग करें तो मुस्लिम वोट है, वो सबसे ज़्यादा अनिल जी शर्मा ले सकते हैं। इनके साथ जो जाति समुदाय के जो वोटर है, वो एक ब्राह्मणों का वोटर है, वो भी अनिल जी शर्मा को मिलने वाला है, क्योंकि एक राजकुमार जी रेणुआ वो भी ब्राह्मण है। लेकिन जाति समुदाय के जो जुड़ाव सबसे ज़्यादा जो तहसील के हो गए उसके साथ जाएगा। जो बाहर से जो जैसे जाति समुदाय का जो वोटर लेना चाहेंगे तो उसको बहुत कम में मिलेगा, वो इतना नहीं लेगा। अब देखते हैं कि जब कोई भी नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तो उसके साथ जो उस पार्टी के जो मतदाता है वो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, न तो बीजेपी के जाएंगे न कांग्रेस को जाएंगे। कांग्रेस के नेता अगर कोई पार्टी चेंज करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, वो निर्दलीय में चले जाते हैं, तो कांग्रेस के जो वोटर है वो नहीं जाएंगे। बीजेपी के नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं, अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी बन जाते हैं, तो जैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता बीजेपी के वोटर है वो कभी नहीं जाएंगे, वो तो अकेले को ही जाना पड़ेगा। अगर क्या है कोई व्यक्तिगत के हिसाब से चले जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पार्टी को देने वाले वोट तो पार्टी को देंगे, बीजेपी को देने वाले बीजेपी को देंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के मुद्दे पर देते हैं, या कांग्रेस के अशोक जी गहलोत के मुद्दे पर। यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि एक तो मोदी की लहर के मुद्दे बन गए हैं, एक अशोक गहलोत के भी मुद्दे बन गए हैं, तो वो वोट तो वो उस पार्टी को ही मिलेंगे। अब हम बड़ी रैलियों के विषय में और आला कमान की जो बड़ी रैलियां हुई थी उसके विषय में थोड़ी हम चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि इसी चुनाव के अंदर जो सरदार शहर का एक त्रिकोणीय मुकाबला था, उस चुनाव में आला कमान अधिकारियों की बड़ी रैलियां जोर ज़बरदस्त से हुई। सबसे पहले तारानगर विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई। राहुल गांधी की रैली में 7 गारंटी योजनाओं का एक वादा दिया गया कि 7 गारंटी की योजना है, अगर गहलोत सरकार आ गई तो उस 7 गारंटी योजना में जो 7 गारंटी योजना लागू है वो लागू करके ही रहेंगे। उसका टोल फ्री नंबर भी उस पर ऐड दिया गया। टोल फ्री नंबर में काफ़ी संख्या में या रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। इसका भी एक ये भी अनुमान लगाते हैं कि गहलोत जी के पक्ष में वोटर है वो ज़्यादा निकल सकते हैं। राहुल गांधी की रैली में 7 गारंटियों के विषय में बहुत काफ़ी एक जैसे विकास की बातें बताई गई, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई। वहाँ पर सभी तहसीलों के जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूदगी में रहे, जैसे चूरू के रफीक जी मंडेलिया, सरदार शहर के अनिल जी शर्मा, और जैसे मनोज जी मेघवाल सुल्तानगढ़ के, राजगढ़ के कृष्णा पूनिया जी वहाँ पर आए। उसके बाद जैसे हमारे भारत के जैसे सीएम वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी है, उसकी भी रैली तारानगर के अंदर हुई। तारानगर में काफ़ी संख्या में जैसे एक हमारे मोदी जी की लहर के मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के वोटर है वो इकट्ठे हुए। काफ़ी संख्या में पूरे एक राजस्थान से वो एक कार्यकर्ता बीजेपी के थे, और जो बीजेपी के वोटर थे जो मोदी की लहर के विषय में जो वोट देते हैं वो तारानगर पहुँचे। काफ़ी संख्या में उस बीजेपी की रैली का वो हौसला बढ़ाया, और उसका काफ़ी संख्या में बीजेपी जो कैंडिडेट है उस पे वो उसका असर दिखाई देने लगा। अब आगे क्या होगा वो सुनिए। मोदी जी की जो तारानगर में रैली हुई थी, उसमें रैली जब समाप्त होने के बाद रैली छिड़ जाती है तो काफ़ी संख्या में वहाँ पर कुर्सियाँ टूटी हुई नज़रों में आई। और यहाँ पर जो एक जैसे रैली का ग्राउंड बनाया गया था, उसमें जो ताड़ लगाए थे वो ताड़ भी ये बिखरे नज़रों में आए, और मीडिया के भी यहाँ पर कवरेज करके मीडिया लोग भी दिखाए थे, और कुर्सियाँ टूटी हुई दिखाई।
हंगामा नहीं हुआ उस पे, लेकिन कुर्सियां टूटी हुई मिली। इसका अनुमान ये लगाया था, कई लोग तो ये अनुमान लगाया था कि पब्लिक ज़्यादा हो गई, उसके विषय में कुर्सियां तोड़ दी गई। कई लोग ये अनुमान लगाया था कि विपक्ष है वो, उसने ये कुर्सियां तोड़ दी गई। लेकिन उससे कोई बड़ा जैसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, न कोई जैसे हंगामा हुआ, लेकिन काफ़ी संख्या में ये उसमें नज़ारा दिखने के लिए मिला। तो अभी देखते हैं कि सरदार शहर में कौन सी पार्टी है वो जोर पकड़ती है, कौन सी पार्टी है वो आगे अपना दाव पेश करती है। इसके विषय में यह रिजल्ट आपके सामने है। जब आला कमान अधिकारियों की बड़ी रैलियां होने लगी तो एक पिंचा और राजकरणजी चौधरी है, उसकी तो रैली, आला कमान अधिकारी उसकी रैली नहीं हुई, लेकिन यह जो राजकुमार जी रेणुआ है उसकी भी रैली, इसकी एक बड़ी रैली हुई। जैसे असम के सीएम साहब है हेमंत बिस्वा जी, वो सरदार शहर आए और सरदार शहर में यह रैली की। उस रैली से बहुत काफ़ी बीजेपी में उत्सव देखने के लिए मिला। इनसे पहले जो बीजेपी पार्टी थी वो एक जैसे कांग्रेस से एक जैसे अपना समीकरण है वो हल्का बता रही थी, और वो जैसे असम के सीएम साहब हेमंत बिस्वा की रैली होने के बाद बीजेपी पार्टी बड़े जोरों से प्रचार भी मुझमें लगी, और वो रैली का एक नज़ारा अलग था, क्योंकि ये एक हेमंत बिस्वा जी के जो एक तीसरा जो सीएम है हमारे इसी भारत का, जो हेमंत बिस्वा का नाम आता है, उसने सरदार शहर में बड़े बड़े वादे भी गिनाए और भ्रष्टाचार भी बताए कांग्रेस पार्टी का, और काफ़ी संख्या में जैसे ये मुद्दे हैं वो भी बताए। हेमंत बिस्वा जी की जो रैली होने के बाद सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी है वो अपना पलड़ा भारी दिखाने लगी, और काफ़ी संख्या में बीजेपी के मतदाताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी जोश आने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे एक रैली चूरू में भी हुई, और चूरू में जैसे प्रियंका गांधी की रैली हुई। इस रैली में क्या हुआ वो मैं आपको समीकरण के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि चूरू में जैसे प्रियंका गांधी की रैली हुई, और रैली में बहुत काफ़ी संख्या में जैसे मतदाता कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, और उस रैली का जो एक समीकरण है उसका असर सीधा का सीधा चूरू जिले में पूरी की पूरी तहसीलों में नजर जरूर आएगा। लेकिन उनसे कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा उसका तो कोई पता नहीं। चूरू में जब जो हमारे प्रियंका गांधी की जो रैली थी, उस रैली का जो 3 साढ़े 3 बजे तक एक इंतजार था कि प्रियंका गांधी आएगी, शुरू की पूरे जिले की महिला है वो इकट्ठी होकर वहाँ पर गई, और वोटर भी वहाँ पर वो पुरुष भी गए, युवा भी गए, सारे लोग एक टकटकी लगाए देखे हुए थे कि हेलीकॉप्टर में प्रियंका गांधी आएगी, प्रियंका गांधी को देखेंगे। अंत में जब फोन आया कि प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया, प्रियंका गांधी का दौरा कैंसिल हो गया, प्रियंका गांधी नहीं आएगी। तो इस रैली से पूरा का पूरा असर एक मिलता है वोटरों पे, क्योंकि ये जब इसका अचानक ही रैली में इसकी आवाज़ आई कि प्रियंका गांधी नहीं आएगी, तब सारे की सारी महिलाएं वो यहाँ से खड़ी और चल पड़ी, और रैली है वो ज्यों की त्यों ही वहाँ से वो ख़त्म हो गई। क्योंकि एक जिस नेता की इंतजार में बैठे हैं और वो नेता नहीं आते हैं तो कितना बुरा होता है, ये तो बात सामने आ रही है। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा वो तो एक 3 तारीख पे बताएंगे, वोट जब गिनती होगी तब। नेता जब रैली को डिक्लेयर कर देती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया और वो नेता नहीं आएंगे। हेलीकॉप्टर अगर खराब हो जाता है तो हम कहीं जाते हैं तो हमारे साधन खराब हो जाते हैं तो हम भी दूसरा साधन लेकर एक व्यक्तिगत से जाते हैं तो भी हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो क्या नेता लोगों को दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है? इसके विषय में हम विचार विमर्श करना चाहिए कि पार्टी को कितना नुकसान होता है इसमें, अगर नेता की एक टकटकी लगाए हुए वहाँ पर जब पार्टी को एक पब्लिक एक पार्टी के नेता के लिए एक इंतजार में है कि यहाँ पर सोनिया गांधी, यहाँ पर प्रियंका गांधी, यहाँ पर राहुल गांधी, यहाँ पर नरेंद्र जी मोदी जी आएंगे, तो वो नहीं पूछते तो कितना नुकसान होता है वो तो एक रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो हमारे सरदार शहर में भी इसका भी क्या असर देखने के लिए मिलेगा, इसमें या तारानगर में भी मिलेगा या चूरू में भी मिलेगा। एक जैसे सरदार शहर में नहीं मिलेंगे तो चूरू में ज़रूर मिलेगा, चूरू में नहीं मिलेगा तो तारानगर में मिलेगा, तारानगर में नहीं सुजानगढ़ में ज़रूर मिलेगा। ताकि इस रैली में बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है, और जो भी हमारे इसी वीडियो द्वारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि एक इसी चुनाव का जो जैसे हम एग्जिट पोल बता रहे हैं,
इसका आधार आपके सामने है कि एक तो जैसे पार्टी का जुड़ा होता है, पार्टी का वोट, एक व्यक्तिगत वोट और एक जाति समुदाय के वोट, तीनों को वोट बैंक एक इकट्ठे हो गए, वही उम्मीदवार जीत सकता है। अब आप ही देखिए इस वीडियो में कि ये तीनों कौन सी पार्टी है वो बना सकती है। एक तो जैसे पार्टी के वोट है, जैसे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या एक कौन सी पार्टी के हो। एक जैसे व्यक्तिगत वोटों का जुड़ाव किस पार्टी के साथ, किस कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा है। और एक जाति समुदाय के वोट, जाति समुदाय के कितनी जातियों का समुदायों का वोट है, वो कौन सी जाति के साथ में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो कैंडिडेट इस आंकड़े में निकल पाएंगे। और यही जो रिजल्ट है वो आपके सामने अभी इसी चुनाव के अंदर है, जो 3 तारीख का आप इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जिट पोल आपके सामने है और एग्जिट पोल में कुछ भी नहीं होगा, फ्रॉडी सट्टा बाजार है, वो भी कभी कैसा ही बता देते हैं, कभी कैसा ही बता देते हैं। अगर सच होते हैं तो वोटों की गिनती और जो तारीख का इंतज़ार होता है, जैसे आप लोग हम लोग 3 तारीख को इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 तारीख को मतगणना होगी, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही मुकाबला आपको उसी दिन प्राप्त होगा। ये हमने हमारे चैनल के माध्यम से जो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज है, वो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का जो एक समीकरण बनाया था, उस समीकरण में जो भी रिजल्ट आया था वो हम बताए हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है, इसके आधार पर ही वोटिंग हुई है। थोड़ा बहुत मुकाबला कम बेशी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।